एक बार बेटा क्विकली हम रिवाइज करेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो हमने पढ़ा है। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी है बेटा, किसी वायर की प्रॉपर्टी नहीं है, कॉइल की प्रॉपर्टी है। और किसी भी कॉइल को हम इसलिए क्या बोलते हैं, कॉइल को बोलते हैं इंडक्टर। ठीक है, वी लर्नड ए न्यू वर्ड हियर, कॉइल इज कॉल्ड एज एन इंडक्टर। तो जब भी किसी इंडक्टर में, जब भी किसी कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो करती है, करंट के चेंज होने से उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब भी वो चेंजिंग फ्लक्स किसी एरिया के थ्रू होके निकलेगा, मतलब जैसे यहां से फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, तो वो फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो इस एरिया में जब फ्लक्स चेंज होगा तो विद इन द लूप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाती है। एंड सिंस ये तो क्लोज सर्किट है, क्योंकि ये इंडक्टर किसी भी कॉपर वायर से ही होगा, मतलब कंडक्टर होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट भी होती है। हमने मैथमेटिकली क्या इक्वेशंस देखी, एल आई ई इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। फिर हमने एल का एक्सप्रेशन निकाला था म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, याद है। एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा हमने, या सीरीज और पैरेलल का एक्सप्रेशन देखा था, एल एस इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू एंड वन बाई एल पी इक्वल्स टू, ये पूरा समरी आ गया बेटा। न्यूमेरिकल्स में तो यही आपको काम आना है। फर्स्ट टर्म में तो वैसे भी आपको एमसीक्यू के हिसाब से करना है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। दूसरा इसमें हमने देखा था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इन ए कॉइल, इट इज 1/2 Li²। और इसको मैंने यू बी बोला था, इसको बोलते हैं स्मॉल यू बी से रिप्रेजेंट करके बोलता हूँ एनर्जी डेंसिटी, और ये होती है 1/2 B² इसमें थोड़ा सा मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया, म्यूचुअल इंडक्शन की बात थोड़ा बाद में करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन बताया था कि जिस तरह से एक कॉइल, एक इंडक्टर जो है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, वैसे ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब कैपेसिटर की बात की थी, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और ये है एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस एनर्जी डेंसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है। बेटा अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, सेल्फ इंडक्शन की बात करें, इसका मैकेनिक्स में क्या इसका इक्विवेलेंट है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज मास। ठीक है, दिस कैन आल्सो बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज मास। मतलब जिस तरह से मास के कारण इनर्शिया होता है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया, इसी तरह से इस सेल्फ इंडक्शन के कारण इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी बताया था आपको। तो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है बेटा, क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ पूरा। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसी भी कॉइल में जब चेंजिंग करंट फ्लो करती है, तो करंट के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो करंट को चेंज नहीं होने देती, जिसके कारण क्या होता है, करंट का राइज या फॉल डिले हो जाता है। सो दिस फिनोमेना ऑफ स्लो राइज एंड स्लो फॉल ऑफ करंट थ्रू ए कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। करंट का स्लोली बढ़ना और स्लोली कम होना। हम इस सेल्फ इंडक्शन को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बेटा। देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या डेमोन्स्ट्रेशन है, देखिए हम एक सर्किट लेंगे, एक कॉइल लगा देंगे और एक रेजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, एंड इन दोनों के साथ वील हैव ए, यहाँ चेंजिंग करंट लगा देंगे, चेंजिंग करंट की लगा दी एक। इन दोनों का ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों का इफेक्टिव पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है, मतलब दोनों में करंट सेम फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ भी आई करंट है और यहाँ भी आई करंट है, एक बल्ब यहां लगा दिया और दूसरा बल्ब यहां लगा दिया,
दिस इज B1 एंड दिस इज B2। सो जब हम इस सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, दोनों बल्ब एक जैसे हैं, दोनों बल्ब एक जैसे हैं, दोनों पाथ का इफेक्टिवली रेजिस्टेंस बराबर है, जिसके कहने का ये मतलब है कि दोनों सर्किट्स में करंट बराबर फ्लो कर रही है। लेकिन इन बल्ब्स का जो इल्यूमिनेशन होगा उसमें डिफरेंस होगा या नहीं होगा? बल्ब इल्यूमिनेट होंगे, जो ग्लो करेंगे, उनमें डिफरेंस होगा या नहीं होगा, वो समझना। बेटा जब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें तो करंट एकदम से एस्टैब्लिश हो जाती है। जो बल्ब B2 है, जो रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, दैट ग्लोज अप क्विकली, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ऑल्दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम होती है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द सर्किट प्रेजेंट है और लोकल ड्रिफ्ट मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जिसके कारण बल्ब वहां ग्लो करने लगेगा। लेकिन ये जो है, इसमें इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होगा, करंट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ये बल्ब क्या होगा, इनिशियली थोड़ा डिम होगा। दिस एन एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट एंड सी द रिजल्ट, सी द इफेक्ट। ये बल्ब पहले थोड़ा डिम है, अब करंट को बढ़ने में टाइम लग रहा है, तो उसकी इल्यूमिनेशन भी धीरे 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 बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एंड थोड़ी देर के बाद दोनों करंट्स की ब्राइटनेस एक जैसी होगी, क्योंकि दोनों बल्ब एक जैसे हैं। उसके बाद जब हम इस सर्किट को स्विच ऑफ करेंगे, तो बल्ब B2 जो है वो तो एकदम से ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो B1 है उसको ऑफ होने में भी टाइम लगेगा। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन या इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण करंट का जो ग्रोथ है, करंट का जो डिले, ये जो फॉल है, मतलब राइज और फॉल इज डिलेड। करंट स्लोली राइज करती है, स्लोली फॉल करती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। इट्स अ फिनोमिना ऑफ स्लो राइज एंड स्लो फॉल ऑफ करंट थ्रू ए कॉइल। तो बल्ब B1 ग्लोज अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे धीरे, एंड दिस ग्लोज अप सडनली। इसी तरह से ये दिस ब्लोज ऑफ ग्रेजुअली, एकदम से ऑफ नहीं होगा, इसकी धीरे 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 डिम होता जाएगा और थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से डिम होगा, और ये एक ही बारी में पूरा ऑफ। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंटली करके चेक कर सकते हैं इस फिनोमिना को, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। दूसरा बेटा देखो, मान लीजिए किसी सर्किट में हमने कोई वायर लगानी है, और क्या करना पड़ा हमें, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रैंडमली, हमें क्या करना पड़ा, हमें उस वायर में थोड़ा सा फोल्ड लाना पड़ा ताकि हम सर्किट थोड़ा छोटा बनाएं। बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली जो लोग सर्किट एनालिसिस का काम करेंगे। सो स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो ये नहीं है कि इतना बड़ा डिवाइस बना दे क्योंकि इतनी बड़ी वायर लगानी थी, और वायर को फोल्ड करना पड़ता है। लेकिन जब हम वायर को फोल्ड करेंगे, या वायर को फोल्ड करने से तो ज्यादा वो स्प्रेड हो जाती है, हम जनरली वायर को एक स्प्रिंग की फॉर्म में कर देते हैं। अब वायर लगाए क्यों? मे बी दैट वायर इज प्रोवाइडिंग सम रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए वायर लगाए, लेकिन जैसे हम स्प्रिंग बनाएंगे ना, वो इंडक्टेंस भी बन जाता है। तो इंडक्टेंस बनने के कारण क्या होता है, उसमें इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। मान लो कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना था हमने, तो हमने क्या किया, कोई एलॉय की वायर ले ली, इतनी बड़ी वायर, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो वो टेक्नीशियन क्या करते हैं, वहां पर वायर इंसर्ट कर देंगे। बट जब इतनी बड़ी वायर लगानी पड़ी, अब इतना बड़ा बॉक्स थोड़ी ना बनाएंगे सिर्फ एक वायर के लिए, तो वायर को फोल्ड कर देंगे। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग नहीं, देखो इतनी बड़ी वायर है, इसको ऐसे कर देंगे, टर्मिनल ऐसे अलग ही रहने दो, तो इसका रेजिस्टेंस फिर भी उतना ही रहेगा, क्योंकि इफेक्टिवली लेंथ तो उतनी है। स्ट्रेच करके लेंथ थोड़ी बढ़ाई हमने, हमने सिर्फ वायर, जैसे ये एक वायर का रेजिस्टेंस है R, अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा, रेजिस्टेंस फिर भी R रहेगा। ठीक है, इसी को सीधा करने से रेजिस्टेंस R रहेगा, अगर ये दो टर्मिनल सेम है तो अब हमारे पास क्या था, एक वायर हमें यूज करनी पड़ी जो थोड़ी सी लंबी है, बट हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो हम उस वायर को क्या करते हैं, स्प्रिंग की फॉर्म में, छोटी होगी, खींचोगे फिर बड़ी हो जाएगी, बट हमने स्पेस बचाने के लिए इसको स्प्रिंग की फॉर्म में वो बना दिया, वाइंड कर दिया इसको। अब जब वाइंडिंग कर देंगे, तो ये तो इंडक्टर बन गया। हम नहीं चाहते थे इंडक्टर बने, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी तो स्टोर करता है, ठीक है, बट हमें हमेशा यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस। बट अब इस वायर के पास रेजिस्टेंस तो है ही है, रेजिस्टेंस के साथ साथ इस वायर में ना इंडक्टेंस भी आ गया, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण सर्किट में करंट एकदम से एस्टैब्लिश नहीं होगी। सो जो भी यूजर होगा, जब जो भी सर्किट होगा,
सर्किट वेट करेगा कि करंट एकदम से पहुंचे किसी वैल्यू पे और उसके बाद बाकी चीजें करंट सप्लाई हो किसी एलईडी को या किसी दूसरे सर्किट को। सो उसको कैसे अवॉइड करें, इसको बोलते हैं बेटा, ये जो हमारी वायर है एक इंडक्टिव वायर है। रेजिस्टेंस तो हमेशा ही होता है, एक इंडक्टिव वायर है, तो उस वायर का इंडक्टेंस हमें नहीं चाहिए। हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए था, हमें इंडक्टेंस नहीं चाहिए। सो व्हाट वी डू इज, वो समझना, टेक्निकली हम एक वायर कैसे बनाएं कि एक तो हम उसकी लेंथ को मतलब कम भी कर सकें, थोड़ी सी जगह घेरें, और वो उसका नॉन इंडक्टिव वायर होने चाहिए। नॉन इंडक्टिव मतलब उसका इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाए। उसके लिए वायर लेते हैं, जैसे ये इतनी लंबी वायर लगानी पड़ी सर्किट में। अब ये वायर थोड़ी ना लगाएंगे ऐसे ही, हम क्या करते हैं, अगर स्पेस में जानी है तो ये वायर ऐसे कर दी और ये लगा दी, इतनी स्पेस आई। लेकिन जब ऐसे करेंगे तो अब ये देखो एरिया हो गया ना, करंट के चेंज होने से फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन होगा तो करंट को बढ़ने में टाइम लगेगा। सो व्हाट एक्चुअली इज डन, ये जो वायर है टेक्निकल एक प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ आपको। इस वायर को सेंटर से ऐसे फोल्ड करते हैं, रेजिस्टेंस उतना ही है, टर्मिनल्स ये दोनों सेपरेट ही हैं, ठीक है। इस वायर को सेंटर से फोल्ड करते हैं और किसी वॉबिन होता है जो बच्चे वो पतंग उड़ाते हैं, उसके ऊपर वो पूरी डोर लपेटी होती है उन्होंने, उसी टाइप का एक छोटा सा वुडन या प्लास्टिक का पीस होता है और उसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं ये। अब ये वाइंडिंग करने से आप बोलोगे स्प्रिंग तो अभी भी है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि अब इसका इंडक्टेंस खत्म हो गया। सेंटर से फोल्ड करके किया मैंने, ऐसे नहीं किया कि एक ही वायर, ध्यान से समझना बेटा, ये एक वायर को ऐसे करना एक बात है, और वायर को सेंटर से फोल्ड करना, अनन्या कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, घर में बड़ी सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं मुझे लगता है, तो सेंटर से फोल्ड करके ये करती है। अब ये जो वायर है ये एक नॉन इंडक्टिव वायर है। कैसे नॉन इंडक्टिव है, देखो, नॉन इंडक्टिव वायर ऐसी होती है बता, सेंटर से हमने फोल्ड किया हुआ है। एक नॉन इंडक्टिव वायर वो होती है जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि करंट को बढ़ने में टाइम नहीं लगे। ये दोनों एंड्स हैं। So this is called as non-inductive wire with almost negligible inductance. A wire with almost negligible inductance. क्योंकि जब देखो करंट फ्लो करेगी तो ये करंट आई ऐसे, इधर से इधर से इधर से, ठीक है। अब देखो यहां से नीचे आ रही है, यहां से ऊपर जा रही है, तो इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट कैंसिल। यहां से नीचे आ रही है, यहां से ऊपर जा रही है, कैंसिल। तो नॉन इंडक्टिव वायर इसलिए क्योंकि जब हम सेंटर से फोल्ड करके उसकी वाइंडिंग करते हैं तो कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ले लो, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण उनका इंडक्टिव इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर एक ही वायर ली थी और उसको किसी वुड या प्लास्टिक के पीस के ऊपर वाइंडिंग करी थी ऐसे, तो इसमें तो देखो करंट का एडिटिव इफेक्ट है ना, ये तो सोलेनोइड बन जाती है। बट अगर हम सेंटर से फोल्ड करके सोलेनोइड बनाएं, मेरी वायर खराब होगी ना, चलाना हो जाएगा सबको, सेंटर से फोल्ड करके बनाएं ऐसे, तो अब क्या है, इसका और इसका इंडक्टिव इफेक्ट दो है, यहाँ करंट ऐसे जाएगी तो यहाँ से ऐसे आएगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो उस इंडक्टिव इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए जो रेजिस्टेंस वायर्स हैं इनको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर्स। आपने पोटेंशियोमीटर में, स्लाइड वायर ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये वर्ड यूज किया, रेजिस्टेंस वायर। तो रेजिस्टेंस वायर्स आर ऑलवेज doubly wound. The resistance wires are always doubly wound to cancel out the inductive effect. Such a wire is called as non-inductive wire. Such a coil भी बोलूंगा मैं इसको, वायर के coil बोलेंगे। Such a coil is known as non-inductive
इंडक्टिव कॉइल, ऐसी कॉइल को नॉन इंडक्टिव कॉइल बोलते हैं। कॉइल विद ऑलमोस्ट नो सेल्फ इंडक्शन, है तो कॉइल बट सेल्फ इंडक्शन नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वायर भी नहीं, कॉइल, नॉन इंडक्टिव कॉइल। नॉर्मली बेटा जो कॉइल होती है, कॉइल मीन्स इंडक्टर, but such a wire is called as non-inductive coil because it has no self induction। ठीक है, ऑलमोस्ट नो सेल्फ इंडक्शन, तो करंट एकदम से बढ़ जाएगी जैसे कि किसी रेजिस्टेंस में बढ़ती है। दूसरा बेटा एक चीज और है, आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप कोई हैवी इलेक्ट्रिकल लोड है, जैसे गीजर ऑफ करते हैं या कभी प्रेस भी ऑफ करते हैं ना, बड़े वाला स्विच होता है, वहां 15 एम्पियर वाली करंट फ्लो कर रही है, ऑफ करते तो यू कैन ऑब्जर्व ए स्पार्क, स्विच के अंदर ऐसे लगता है जैसे कुछ ग्लो किया। वो स्पार्क क्यों होता है आप करके देखना, गीजर ऑफ करना, काफी देर लगा हुआ गीजर है, ऑफ करना करंट, क्योंकि तब ऑफ करना जब उसमें करंट एक पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट में फ्लो कर रही थी। ये नहीं है कि ऑन ऑफ करके कुछ नहीं होगा, जब एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रही है तो अच्छा, किसी लाइटर डिवाइस में नहीं होगा, मतलब छोटा जैसे बल्ब ऑन ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, गीजर ऑफ करोगे स्पार्क दिखे। एसी का वो एमसीबी ऑफ करना, वी ऑब्जर्व ए स्पार्क, व्हाई? एसी का एमसीबी ऑफ करो तो एकदम से एक अंदर लाइट फ्लैश दिखता है, वो स्पार्क जैसा दिखता है। व्हाई ए स्पार्क इज ऑब्जर्व्ड, यही क्वेश्चन है, व्हाई ए स्पार्क इज ऑब्जर्व्ड while switching off a circuit in which large current is flowing। स्पार्क क्यों ऑब्जर्व होता है? देखो क्या होता है बेटे, बेसिकली किसी ने ऑब्जर्व किया ऐसा या मैंने किया है? मैंने किया है मेरे ख्याल से, और किसी ने किया। The question is why spark is observed while switching off a circuit in which large current is flowing। क्योंकि देखो क्या होता है, जब लार्ज करंट फ्लो कर रही है एंड सडनली हमने सर्किट को स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ, करंट एकदम से कम हो गई। इतनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही थी 15 एम्पियर या 20 एम्पियर, और वो जीरो कर दिया हमने। उससे क्या होगा, जितना ज्यादा चेंज होता है, देखो E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। स्प्रिंग के उस स्विच के अंदर ना वायर्स और स्प्रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। अब जब करंट में इतनी ज्यादा चेंज हो गई, दिस डी आई इज वेरी लार्ज, और हुई भी थोड़े से देर में, क्विकली हमने ऑफ कर दिया उसको, ग्रेजुअली ऑफ नहीं किया, क्विकली ऑफ कर दिया, तो ये ईएमएफ जो है वो बड़ी ज्यादा हो जाती है। मतलब वहां पर एक लार्ज इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाती है, और उस लार्ज इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या होता है, जो सराउंडिंग में एयर है उस एयर का आयोनाइजेशन होता है, और वही आयोनाइजेशन ऑफ आयोनाइज्ड एयर जो है दैट अपीयर्स एज ए स्पार्क। सो व्हेन व्हाई स्पार्क इज ऑब्जर्व, बिकॉज the current suddenly decreases and this can cause a large induced EMF which causes the ionization of air। ठीक है, this induced EMF causes the ionization of air and this appears as a spark, which appears as a spark। इसके अलावा बेटा और भी कुछ चीजें हैं ऑब्जर्व करी जा सकती हैं। हमने गैल्वेनोमीटर का एक सर्किट, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट बनाया था, इफ यू रिमेम्बर। जिसमें हमारे पास P Q R S और G और एक यहाँ की थी और एक यहाँ की थी। ठीक है,
मैंने हमेशा 2 कीज बना के ही आपको समझाया था, आल्दो वहां पर आपको ये नहीं पता चला होगा कि ये वाली की का पर्पस क्या है, अभी पता चलेगा। क्योंकि इसमें तो वैसे भी जब हम बैलेंस करते हैं यहाँ तो करंट फ्लो नहीं करती है। अब देखो यहाँ पर भी जब हमने इन वायर्स को फोल्ड किया, सर्किट को थोड़ा मिनिमाइज स्पेस में एडजस्ट करने के लिए, तो उन वायर्स में हर बार तो हम नहीं कर सकते ना सेंटर से फोल्ड, तो कई बार प्रैक्टिकली सेंटर से फोल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन वायर्स में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, और उन इंडक्टेंस के कारण करंट जो है वो फ्लो कर सकती है, कौन सी, इंड्यूस करंट। अब सपोज करो कि हमने, क्वेश्चन क्या है वो समझना, वी हैव 2 कीज हेयर, एक बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की और एक बोलते हैं मेन की। ठीक है, दोनों में से कौन सी की को पहले प्रेस किया जाता है? जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे देन यू विल कम टू नो कि हमेशा हम मेन की को पहले ऑन करते हैं, गैल्वेनोमीटर की को बाद में ऑन करते हैं। क्यों, समझना। मान लो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, सभी रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। लेकिन सपोज करो कि हमने इस की को पहले प्रेस कर दिया, ब्रिज बैलेंस है, इस की को पहले प्रेस कर दिया और बाद में इस दूसरी वाली की को प्रेस किया, तो क्या होगा, जब करंट इस मेन की करंट जब बढ़ने लगेगी, तो इस सर्किट में अगर कहीं इंडक्टेंस हुआ, तो उस इंडक्टेंस के कारण क्या होगा बेटा, यहाँ इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगी, और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा उस इंड्यूस करंट के कारण, जो एक्चुअली मेन करंट नहीं है। सो दिस विल क्रिएट ए कंफ्यूजन कि बैलेंस स्टेट जब है, जब बैलेंस कंडीशन है इस गैल्वेनोमीटर की, इवन देन ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट एक्चुअली वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से है, इंड्यूस करंट की वजह से। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी गैल्वेनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले इस मेन की को प्रेस किया जाता है, इसको नहीं, मेन की को प्रेस किया जाता है। करंट एस्टेब्लिश हो जाती है थोड़ी देर के बाद, उसके बाद जब करंट एक स्टेडी स्टेट में आ गई, राइज होने में टाइम लगेगा ना, जैसे ग्राफ बनाया था आपको याद होगा, ओ ए बोलते हैं राइज टाइम, राइज होने में टाइम लगेगा, दैट राइज टाइम होने के बाद करंट एक बार स्टेडी स्टेट हो गई, फिर हम इस गैल्वेनोमीटर की को ऑन करते हैं। अगर हम पहले गैल्वेनोमीटर की को ऑन कर देते तो इंडक्शन की वजह से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसने डिफ्लेक्शन शो कर देनी थी, कब, जब बाद में मेन की को ऑन करते थे। इसलिए हम पहले मेन की को ऑन करते हैं, ठीक है, ये आप खुद लिख लेना, पहले हम मेन की को ऑन करते हैं ताकि करंट एस्टैब्लिश हो जाए, एक स्टेडी स्टेट मतलब एक कांस्टेंट करंट जो भी फ्लो करनी है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए, फिर हम गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करेंगे। तो अगर बैलेंस ब्रिज हुआ तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगी, और अगर अनबैलेंस हुआ तो ही करेगी। ठीक है, तो इन्हें व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, the cell key is always pressed first and then the galvanometer key। उसके बाद बेटा ये सेल्फ इंडक्शन हो गया। उसके बाद हमने बात की थी म्यूचुअल इंडक्शन की, ठीक है, क्विकली रिवाइज करा रहा हूं मैं, सेल्फ और म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्शन जो है, जब 2 कॉइल्स की बात होगी, इंटरचेंजेबल है, प्राइमरी एक को बोलते हैं, सेकेंडरी दूसरे को बोलते हैं, वी कैन चेंज द नेम्स, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, वी कैन चेंज द थिंग्स, लाइक इसमें हम चेंजिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसमें इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट फ्लो करने लगती है। देखो एक्चुअली ऐसा होता है, ये ट्रांसफार्मर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, करंट फ्लो कर रही थी, यहाँ भी करंट आ गई, ये फिजिकली इससे सेपरेट है, तो अगर यही मैं सोर्स यहाँ ले जाऊँ, रेजिस्टेंस इधर ले आऊं, तो करंट इसमें फ्लो करेगी, तब मैं इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी बोलूंगा। ठीक है, किसी को भी बोल सकते हैं, दोनों वायर्स हैं, दोनों कॉइल्स हैं, तो किसी एक कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होता है वो डिपेंड करता है कि दूसरी कॉइल में करंट कितनी फ्लो करती है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द अदर। सो फाई एस जो है दैट इज इक्वल टू एम इंटू आई पी। तो इस m को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब लिख लेना उसका भी नाम, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना
प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ है, सेकेंडरी का भी प्राइमरी के साथ उतना ही, जिसको हमने क्या नाम दिया था शायद M12 या M21, एंड इट इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A into L. This is called as the mutual inductance between two coils. हम commonly M से represent करते हैं, ठीक है। और जब भी बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, we have a technical term called as coefficient of coupling. Coefficient of coupling represented by K. It is equal to M divided by root of L1 L2. ठीक है, ये भी आपको बताया था। अगर 100% कपलिंग है तो K की वैल्यू 1 होती है, और जब K की वैल्यू 1 होती है, if K equals to 1, then M is equal to root of L1 L2. अब इसमें कुछ एडिशन कराता हूं बेटा। बेटा हमने ये पढ़ा कि जब भी दो कॉइल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो इंडक्टिव ये सेल्फ इंडक्शन कैसे फाइंड करते हैं, L1 प्लस L2, और अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेसिप्रोकल। लेकिन अगर हम यही इंडक्टेंसेस को सीरीज में जोड़ रहे हैं, इंडक्टेंस इन सीरीज, लेकिन अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कंसीडर करें, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एज्यूम करके, क्योंकि दोनों कॉइल्स हैं तो पास पास। सपोज एक सिचुएशन ये है, करंट की सेम डायरेक्शन है थ्रू बोथ द कॉइल्स। थोड़ा ऐसे करके बता देता हूँ, अलग अलग दो है, एक नहीं है, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, ये मैंने ये वायर आप यहाँ भी लगा सकते हो। आई जस्ट वांट टू शो कि ये दोनों डिफरेंट है। ये एक का सेल्फ इंडक्शन है L1, दूसरे का सेल्फ इंडक्शन है L2। इन दोनों कॉइल्स में केस 1 है ये, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना बेटा, अगर म्यूचुअल इंडक्शन की भी बात की, अगर तो हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात नहीं करेंगे, एक कॉइल यहाँ है दूसरी 1 किलोमीटर दूर है, फिर तो सिर्फ सेल्फ इंडक्शन ही है दोनों का। बट इफ द कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू each other and the direction of current is same, then effective value of inductance in series is equal to L1 plus L2 plus twice of M. What is M? Coefficient of mutual induction. M is called as coefficient of mutual induction. और अगर बेटा दोनों में करंट की अपोजिट डायरेक्शन हो, ऐसी होगी सिचुएशन, देखना। अगर करंट की देखो यहाँ से नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ से ऐसे है, ठीक है। ये ना, ये ऊपर जा रही है, यहाँ पर सेम थी, ये भी नीचे और ये भी नीचे, बट यहाँ पर ये नीचे और ये ऊपर। ये वायर को कंसीडर नहीं करो, सिर्फ कॉइल को कंसीडर करो। तो अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन होती है तब है, तो ये भी सीरीज में, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो कर रही है, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर करंट की सेम डायरेक्शन है तो +2M, और अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन है तो LS जो है that will be L1 plus L2 minus 2M. ये नोट करो, डायरेक्टली कुछ रिजल्ट याद रख लेने आपने। और ऐसे ही पैरेलल के लिए
पैरेलल में होता है बेटा LP इक्वल्स टू, अगर म्यूचुअल इंडक्शन भी कंसीडर करना है ऐसे तो हो जाएगा ना L1 इंटू L2 ओवर L1 प्लस L2। कहां से आया फॉर्मूला? अभी भी बताया था आपको, 1/LP इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। इसको सॉल्व करोगे तो LP कितना आ जाएगा? L2 1/LP आ जाएगा, L2 प्लस L1/L1 L2, तो LP आ गया प्रोडक्ट बाय सम। एंड अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कंसीडर करें, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसीडर करें, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, प्लस और माइनस एन डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन है करंट की, तो प्लस एम, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, एक से इधर और इधर से होके इधर आ रही है, तो माइनस एम। बेटा ये सिंपल सीरीज पैरेलल ही है। The only difference is here we are considering the mutual induction also. Here we are considering कि दोनों coils जो हैं they are very close to each other. They are in series, they are separate, but they are magnetically linked. Coils दूर दूर होंगी तो M खत्म हो जाएगा, coil पास पास होंगी तो M given होगा क्वेश्चन में कि M का वैल्यू कितना है। अगर 100% कपलिंग है, देखो अगर 100% कपलिंग है, इसका पूरा फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है, तो एक बार आ जाएगा ये L1 प्लस L2 प्लस 2M। और जब अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन हुई, प्लस 2M नहीं प्लस 2, क्योंकि 100% कपलिंग में M का वैल्यू 1 होता है। और अगर यहाँ आएगा तो L1 प्लस L2 माइनस 2। ठीक है, जस्ट सी द रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट याद रखना है और कुछ नहीं, इसमें नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टुमारो विल फिनिश दिस टॉपिक EMI। इसमें हम कल पढ़ेंगे एडी करंट्स के बारे में, एंड विल आल्सो ट्राई कि आपकी जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी हम कल डिस्कस करें। ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि कल तक एटलीस्ट उनको ट्राई तो कर लो। थैंक यू।